अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा खान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो स्टूडेंट जापानीज़ गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर वो प्लान कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर कौन सी स्टडी फील्ड स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होती हैं, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्टूडेंट ने अगर अप्लाई करना है तो स्टूडेंट से डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। और इसी तरह जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो देन उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किस तरह से करना होता है, और एक गिवन टाइम फ्रेम क्या है एप्लीकेशन की सबमिशन का, कि जिसके अंदर जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है ताकि उनकी जो एप्लीकेशन है उसे कंसीडर किया जाए। क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, तो अभी तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो एप्लीकेशंस हैं वो अनाउंस नहीं हुई, और पर्पस ये है आपको बताने का कि आप जो है ऑलरेडी जो है अपने आप को प्रिपेयर करें, ताकि जब एप्लीकेशंस अनाउंस होती हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन को एक अच्छे वे में सबमिट कर पाएँ। तो पर्पस इस इन्फॉर्मेशन को आपसे शेयर करने का यही है कि आप जो है इस इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर पाएँ, और जो स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं कि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए ईज़ी हो कि जब एप्लीकेशन अनाउंस हो तो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए जो एप्लीकेशंस अनाउंस होंगी, सो व्हाट एक्चुअली द मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज़। मैक्स जो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर्ड किया जाता है ईच ईयर। नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। अभी जो मैक्स है ये एक्चुअली जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसको एक्चुअली हम मैक्स कहते हैं। इसकी तरफ से जो है एप्लीकेशंस को जो है अनाउंस किया जाता है, और इसी की बेसिस पे इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम कहा जाता है। अगर बात की जाए कौन सी जो स्टडी फील्ड्स हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल हैं, तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट जो है स्टडी फील्ड्स अवेलेबल होती हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ को, सोशल साइंसेज़ को या नेचर साइंसेज़ को स्टडी करना चाहते हैं, ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए डिफरेंट जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं इन स्टडी फील्ड्स के अंदर ऑफर किए जाते हैं, और बहुत सारे जो कोर्सेज़ हैं, जो मेजर्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं, जिसको जो स्टूडेंट है वो परस्यू कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके बेनिफिट क्या है, तो जो क्योंकि हमने बात की कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो स्टूडेंट हैं उनको डिफरेंट बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर जो स्टूडेंट हैं उनको जो है पर मंथ जो स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। और जो स्टूडेंट किसी स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करते हैं, उन स्पेसिफिक रीजन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है रीजनल अलाउंस भी जो है पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है, इन केस वो जो स्टूडेंट हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं किसी रिसर्च को। तो इन केस अगर आप उस रीजन से बिलोंग करते हैं जिस रीजन के लिए जो अलाउंस है वो प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको इस अलाउंस को भी प्रोवाइड किया जाएगा पर मंथ, और ये भी बेनिफिट आपको जो है प्रोवाइड किया जा सकता है। जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं उनको जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो ये कि जो उनकी ट्यूशन फ़ी होती है उसकी जो सपोर्ट है उनको प्रोवाइड की जाती है। ना सिर्फ जो स्टूडेंट की ट्यूशन फ़ी होती है, बल्कि जो स्टूडेंट की एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ी होती है और जो मैट्रिकुलेशन की फ़ी होती है, उसकी सपोर्ट भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है, और मैक्स की तरफ से ये सपोर्ट भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट का जो ट्रैवल का एक्सपेंस होता है उसकी सपोर्ट भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। अगर स्टूडेंट जो है अपने होम कंट्री से जो जापान जाएँगे इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, तो उसकी जो सपोर्ट है वो भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाएगी, और जब स्कॉलरशिप प्रोग्राम को वो जापान में कंप्लीट कर लेंगे और वापस जब अपने होम कंट्री आएँगे, तो उस टाइम पे जो स्टूडेंट हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन की जो है सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। अगर बात करें कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन से जो ऐसे एप्लीकेंट हैं जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये कि आप एक ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हो कि जहाँ से जो एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सेप्ट किया जा रहा हो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो इसके लिए एक सिंपल सा वे है कि आप इस तरह से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, वो ये कि वो कंट्रीज़ जिनका डिप्लोमेटिक रिलेशन है जापान के साथ, वहाँ से जो एप्लीकेंट हैं वो इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उनकी अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए,
तो उनके पास 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का होना ज़रूरी है ताकि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। इसी तरह जो स्टूडेंट विलिंगनेस शो करते हैं कि वो जैपनीज़ लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हैं, और अगर एज की बात की जाए तो स्टूडेंट की जो एज है वो अंडर 25 होनी चाहिए अगर वो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। और जो नेक्स्ट का पर्पस है स्कॉलरशिप प्रोग्राम का, ये ऐसे स्टूडेंट को जो है प्रोवाइड की जाती है कि जो कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ देयर होम कंट्री एंड जापान, ताकि उनके जो रिलेशंस हैं उनको बेटर किया जा सके। अगर बात की जाए कि जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, तो एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो उनको अपने माइंड में रखनी है वो ये कि जो स्टूडेंट हैं अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाते हैं और जो फाइनल रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाता है, तो जो एक गिवन टाइम फ्रेम होगा स्टूडेंट के अराइवल का जापान के अंदर, उस टाइम फ्रेम के अंदर स्टूडेंट को जापान जो है अराइव करना पड़ेगा ताकि उन्हें स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। इन केस अगर जो स्टूडेंट हैं वो अराइव नहीं कर पाते, तो ऐसे जो स्टूडेंट है देन उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी आपको एक टाइम फ्रेम मेंशन किया जाता है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको जो है जापान जो है पहुंचना पड़ेगा ताकि आप अपनी स्कॉलरशिप को परस्यू कर सकें। और जो स्टूडेंट फिर उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है अराइव नहीं कर पाते, तो उनकी जो स्कॉलरशिप है वो माइट ही पॉसिबल कि उनको स्कॉलरशिप ना प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो ये है कि हमने अगर अप्लाई करना है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होते हैं, जिनको उन्होंने सबमिट करना होता है ताकि उनकी जो एप्लीकेशन है उसे कंप्लीट कंसीडर किया जाए। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है हमारे पास वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसको आपने सबमिट करना है। मेक श्योर करना है कि आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसे बहुत अच्छी तरह से जो है फिल आउट करना है, और किसी किस्म का जो मिस्टेक्स हैं वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक गुड एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंसीडर किया जाए। स्टूडेंट ने जो अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करना होता है, यानी उन्होंने अपनी जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करना होता है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है। और ऐसे स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए बट सून ग्रेजुएट हो जाएंगे, ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो प्रोस्पेक्टिव जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करेंगे, या जिसको हम एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। स्टूडेंट से जो रिकमेंडेशन लेटर होता है वो भी रिक्वायर्ड होता है, स्टूडेंट उसको भी सबमिट करते हैं। और एक फॉर्म होता है जिसको हम डायरेक्ट प्लेसमेंट प्रेफरेंस फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म को भी स्टूडेंट ने अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना है। मेडिकल जो सर्टिफिकेट है स्टूडेंट का, स्टूडेंट ने उसको भी सबमिट करना होता है। और वो स्टूडेंट जो करंटली एनरोल्ड हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट को भी सबमिट करना होता है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यूनिवर्सिटी का जो एनरोलमेंट क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम है उसे पास किया है, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो सबमिट करेंगे उस सर्टिफिकेट को जो कि उस यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट क्वालिफिकेशन एग्जाम का सर्टिफिकेट है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके एप्लीकेशन के अंदर आपके पास होने चाहिए ताकि आप एक कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। अब बात करते हैं कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसका ड्यूरेशन कितना होता है। तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके ड्यूरेशन की तरफ आने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर 1 ईयर का जो है एक जैपनीज़ लैंग्वेज जो कोर्स प्रोग्राम है वो भी स्टूडेंट को करवाया जाता है, ताकि जो स्टूडेंट हैं वो जैपनीज़ लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकें। और जो स्टूडेंट जो है चाहते हैं कि उन्हें इस कोर्स प्रोग्राम के लिए ना कंसिडर किया जाए, बल्कि 1 साल का ये जो कोर्स प्रोग्राम है वो इसके बगैर ही डायरेक्ट जो है यूनिवर्सिटी के अंदर अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टार्ट करें, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन उनके पास देन जो जैपनीज़ लैंग्वेज है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है और उससे रिलेटेड जो उनके पास सर्टेन लेवल है उस लैंग्वेज का क्वालिफिकेशन का वो उनके पास होना चाहिए, ताकि उनकी डायरेक्ट प्लेसमेंट हो सके यूनिवर्सिटी के अंदर। और इन दैट केस फिर उनसे जो 1 ईयर का लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम है वो उन स्टूडेंट के लिए नहीं होगा, वो डायरेक्ट अपना कोर्स प्रोग्राम जो है उसे परस्यू कर सकते हैं। अगर इन टोटल बात की जाए कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसका टोटल ड्यूरेशन कितना होता है, तो क्योंकि आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो 1 ईयर का, क्योंकि अब लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम अगर इंक्लूडेड है तो इन दैट केस 4 ईयर आपका जो डिग्री प्रोग्राम है उसका ड्यूरेशन होगा और 1 ईयर आपका जो जैपनीज लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम है उसका ड्यूरेशन होगा। तो ये टोटल 5 ईयर का ड्यूरेशन होगा इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि किसी मेजर को परस्यू करना चाहते हैं जस्ट लाइक इन मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, इनका जो ड्यूरेशन होता है प्रोग्राम का वो 6 ईयर का होता है। प्रोग्राम जो इटसेल्फ है उनका ड्यूरेशन 6 ईयर का होता है और प्लस देन आप 1 ईयर का जो है इसमें लैंग्वेज जो कोर्स प्रोग्राम है उसे भी इंक्लूड करेंगे। इट्स मीन कि 7 ईयर का जो है ड्यूरेशन होगा इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि डायरेक्ट प्लेसमेंट चाहते हैं जैपनीज यूनिवर्सिटी के अंदर और उनके पास जो है जैपनीज लैंग्वेज की क्वालिफिकेशन है और वो जो प्रिपरेटरी कोर्स है उसमें एनरोल नहीं होना चाहते, तो देन आप जो है इस ड्यूरेशन में से 1 ईयर जो है उसे जो है
रिड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा-सा सिंपल है, लेकिन थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स भी है, तो स्टूडेंट को जो है इसे क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ता है ताकि वो एक प्रॉपर वे में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, वो सिर्फ एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू ही इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो स्टूडेंट को अलाउ करती हैं कि वो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप जो है सिर्फ एम्बेसी रिकमेंडेशन मेथड के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन मेथड के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू स्टूडेंट की एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करती हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं जो है लेटर ऑन आपको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कन्वे कर दूंगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू भी अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है उसके लिए एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करती हैं। अभी बात करते हैं कि जो स्टूडेंट एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करेंगे तो उन्होंने अप्लाई किस तरह से करना है। आपने सिंपली क्या करना है कि अपनी जो एप्लीकेशन है उस कंप्लीट एप्लीकेशन को आपने जो है सबमिट करना होता है अपने कंट्री के अंदर जो जापानीज एम्बेसी है वहाँ पर, और देन जो आपकी सिलेक्शन का प्रोसेस है उसे स्टार्ट किया जाता है। तो एम्बेसी रिकमेंडेशन में एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास दो जो है सिलेक्शन के जो है राउंड्स होते हैं। जो सबसे पहला राउंड होता है जिसको हम इनिशियल सिलेक्शन राउंड कहते हैं, ये वो राउंड होता है कि जिसके अंदर जो जापानीज एम्बेसी है वो स्टूडेंट को जो है शॉर्टलिस्ट करती है और उनकी इनिशियल सिलेक्शन करती है, जिसमें जो स्टूडेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिव्यू किया जाता है, स्टूडेंट का जो इंटरव्यू है उसे हेल्ड किया जाता है, रिटन एग्जामिनेशन भी इस एवेल्यूएशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन है जो कि एम्बेसी की तरफ से होता है। अब जब एम्बेसी जो है स्टूडेंट को इनिशियली सिलेक्ट कर लेती है, उनको शॉर्ट लिस्ट कर लेती है, देन उन स्टूडेंट को वो रिकमेंड करती है मैक्स्ट को। मैक्स्ट मीन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब मैक्स जो है वो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को जो है कैरी आउट करता है, और जो स्टूडेंट सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन में जो है सिलेक्ट हो जाते हैं देन उनका जो रिजल्ट है उसको अनाउंस किया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट ने है जो है अप्लाई करना है एम्बेसी रिकमेंडेशन मेथड के थ्रू, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं इस मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए। अगर बात की जाए कि एप्लीकेशन टाइम फ्रेम क्या होता है, यानी कब एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, तो जो एप्लीकेशन का टाइम फ्रेम होता है वो अराउंड होता है अप्रैल मई, यानी अप्रैल के मिड में या अप्रैल के लास्ट पर जो है ये डेट जो है वेरी कर सकती हैं, बट यूजुअली अप्रैल का जो लास्ट होता है उस टाइम पर जाकर जो एप्लीकेशंस होती हैं मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए उनको अनाउंस किया जाता है। और देन मई के दरमियान तक या मई के लास्ट तक, डिपेंडिंग पोन के आप किस कंट्री से अप्लाई करने जा रहे हैं, डिपेंडिंग पोन के आप जो है जिस कंट्री से अप्लाई करने जा रहे हैं उस कंट्री के मुताबिक जो जापानीज एम्बेसी है उसने कब तक एप्लीकेशन की डेडलाइन को सेट किया है, देन आपको उस एप्लीकेशन डेडलाइन तक अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना होता है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की है, अगर अभी भी आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है और कुछ एम्बिगिटी है, तो मैं इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025, जिसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो अनाउंस होने वाली हैं। तो आई होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए क्लियर होगी, और वो स्टूडेंट जो इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए प्लान कर रहे हैं कि वो अप्लाई करेंगे, तो वो इस इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर पाए। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन अल्लाह हाफिज।